लोक आशा कोऑर्डिनेटर थे, और उस समय शायद पनिहारी जो माधव सिंघाड़ा के अंतर्गत ही आया करता था। तो आप सभी के पुराने जो जानकार हैं जी, मेरे से भी पहले जो आप राजेंद्र जी को बड़े अच्छे से जानते हैं। और राजेंद्र जी क्या है कि पिछले काफी लंबे समय से मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है, उसके रूप में अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे हैं जी, और बड़े अच्छे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि न केवल अपने सिरसा तक इनका दायरा सीमित रहा, हरियाणा के सभी जो जिले हैं उसमें भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसका केस राजेंद्र जी ने डील ना किया हो, और कम से कम 10 से 12 देशों के क्लाइंट जो है वो ये मतलब देख चुके हैं। और अभी क्या है कि इसी महीने में मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में क्या है कि राजेंद्र जी ये चाहते हैं कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में आज हमें जो जानकारी देने के लिए आए हैं, क्योंकि देखो स्वास्थ्य जो बड़ा जरूरी है, चाहे वो हमारी शारीरिक हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, या मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों ही बड़े जरूरी है। तो उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, क्योंकि आप लोग के है कि हेल्थ अच्छी रहेगी, मानसिक स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, तभी तो आगे आप अवेयर कर पाओगे। क्योंकि आप अपने आप को अकेला ना माने, आपसे जो लोगों की उम्मीदें जुड़े, आपके अंतर्गत आने वाले 1000 लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुमूल्य जो जानकारी है, मुझे लगता है राजेंद्र जी आज हमें जो देने वाले हैं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राम गोपाल जी का। तो आपके लिए मैं नया तो नहीं हूँ, लगभग आप जानते ही हैं। तो काफी मेरे मन में इच्छा थी कि आप लोगों से मिला जाए, मुलाकात हो, क्योंकि एक बार मैं यहाँ से गया तो दोबारा आप लोगों से कभी भी मुलाकात हुई नहीं। तो राम गोपाल जी से मैंने बात की कि 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, तो इस उपलक्ष्य में क्यों न आप सभी को मानसिक स्वास्थ्य के विषय में बताया जाए। तो राम गोपाल जी ने कहा कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो इसके लिए मैं राम गोपाल सर का, पूरे स्टाफ सदस्यों का और आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य की। जैसे आप स्वास्थ्य से जुड़े हुए हो, स्वास्थ्य में क्या सेवाएं देनी हैं, कैसे कैसे हम बीमार होते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन बात जब मानसिक स्वास्थ्य की आती है तो हमें बहुत कुछ पता नहीं होता, और हमें ऐसा लगता है कि मन तो कोई हिस्सा ही नहीं है, मन कैसे बीमार हो सकता है, या मन बीमार भी होता है तो हमें इसका इलाज का नहीं पता होता। जैसे शरीर में दिक्कतें आती हैं, शरीर बीमार होता है, बुखार भी होती है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं वो भी शरीर को पकड़ती हैं, या चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, दवाई भी ले लेते हैं। लेकिन जब मन से बीमार होते हैं तब हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। पहली बात तो ये कि हमें पता ही नहीं है कि मन भी बीमार होता है क्या, और मन बीमार होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं ये भी हमें नहीं पता। और इसके बाद कि मान लीजिए कि कोई मानसिक परेशानी है, किसी को पता भी चल जाए तो वो पहली बार में वो यही कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर कोई ना कोई कसर हो गई है, कोई ओपरी है या कोई दोष हो गया है, तो बाबे के पास जाते हैं, किसी देवी देवता की शरण में जाते हैं, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के चक्कर लगाते हैं ताकि ठीक हो जाए। लेकिन वहां से भी बहुत कुछ रिलीफ नहीं मिलती है। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम दवाइयों के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर हम दवाई लेने पहुंच जाते हैं, तो वो भी संपूर्ण इलाज नहीं है। आज हम इस आधे घंटे की मीटिंग में यही जानेंगे कि मानसिक रोग क्या है, मन के रोग को कैसे पहचानें, और कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनके लिए हमें दवा लेने की भी आवश्यकता नहीं है, और उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। इसका भी एक छोटा सा डेमो हम करेंगे, 10 मिनट का एक डेमो रहेगा, उसमें आप सभी शामिल होंगे, सबको लाभ होगा। तो मानसिक रोगों के विषय में हमारी जानकारी तो बहुत कम है, तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में यही जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। तो इस बार का जो थीम है वो ये है कि मेंटल हेल्थ एट ए वर्क स्टेशन या वर्क प्लेस, कि जो आपका स्थान है जहां पर आप काम करते हैं वहां पर मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है, ये थीम रखा गया है। हर बार स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर अलग अलग विषय रखे जाते हैं, तो इस बार का विषय यही है
तो इसी संबंध में आपको बताया जाएगा कि आप अपने सब सेंटर, अपने घर, अपने आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकते हैं, या आप दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे पहचान सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है ये जान लेते हैं कि जैसे शरीर बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, वैसे मन में भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी बीमारी का क्या नाम है। जैसे इन बीमारियों की एक लिस्ट हम जानेंगे, थोड़े थोड़े लक्षण मैं बताऊंगा। तो जैसे हमें इतना पता है कि टेंशन हो जाती है, भी इसको टेंशन है, बस दिमागी कोई परेशानी है, या इसको कोई डिप्रेशन हो गया, बस इतना हमें पता है। और सबसे बुरी बात मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी जो परेशानी है उसे छिपाते रहते हैं। हम मन से बीमार होते हैं लेकिन हम दूसरों को नहीं बताएंगे, हम दूसरों को बताते ही नहीं है। मेरे पास भी लोग इलाज लेने आते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे यही कहते हैं कि सर हमारी बात किसी को बता मत देना, हमारी बात गुप्त रखी जाए, सीक्रेट रखी जाए। तो वो इसी शर्त पर इलाज लेना चाहते हैं, और घर से निकलेंगे या आएंगे तो ये बता करके आएंगे कि हम घूमने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं। यह नहीं बताकर आएंगे कि हम मानसिक रूप से बीमार हैं और हम इलाज लेने जा रहे हैं। उनके मन में यही डर रहता है कि लोगों को पता लग गया, दोस्तों मित्रों को पता लग गया तो लोग कहेंगे कि पागल है। ये एक टैग लगा हुआ है मानसिक रोगों के साथ कि हमें मानसिक रोगों के बारे में इतना ही पता है कि ये पागलपन है बस। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि मानसिक रोग होना पागलपन नहीं है। मानसिक रोगों का पागलपन से कोई लेना देना नहीं है। ये नॉर्मल लोगों को हो सकता है, जो आम इंसान है, हर इंसान मानसिक रोगी हो सकता है, किसी को भी मानसिक रोग कभी भी पकड़ सकता है। मैं और रामगोपाल सर इलाज करते हैं, ये भी इलाज करते हैं, इन्होंने शायद बताया था, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो हम भी बीमार हो सकते हैं, मैं भी समय समय पर मानसिक रूप से बीमार होता हूं, और मेरे जैसा बंदा तो ज्यादा बीमार होता है, क्योंकि मैं तो लोगों की सारे दिन सुनता ही सुनता हूं, और सारे रोते ही रोते हैं, सारे नेगेटिव भी बोलते हैं, इतनी बातें बोलते हैं। तो शुरुआत में तो मेरे को भी वही चीजें होने लग गई थी, फिर मैंने अपने आप को भगवत गीता से संभाला, वरना मुझे पता था कि अगर मेरा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं तो दूसरों का ठीक कर सकता हूँ लेकिन मेरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे तो ज्यादा जरूरत रहती है मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की, लेकिन जरूरत तो हम सभी को है। तो हम मानसिक रूप से बीमार हो भी जाते हैं तब भी हम दूसरों को नहीं बताते हैं, शेयर ही नहीं करते हैं। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि सर हमने अपने पति को भी नहीं बताया कि हमें मानसिक परेशानी है। मैंने कहा देखो, जिसके साथ रहते हो, जो आपका दुख सुख का साथी है, उसको तो सबसे पहले बताना होता है, लेकिन बताते नहीं है कि कहीं पति छोड़ ना दे, तलाक ना हो जाए, घर में झगड़ा ना हो जाए, लोग मेरे को पागल ना समझ लें। बस इसी डर से हम छिपा लेते हैं, और ये छिपाना ही सबसे बड़ी बीमारी है। जितना हम छिपाएंगे उतना रोग बढ़ता जाएगा, जितना छिपाएंगे। जैसे आपके हाथ में घाव है और आप इसे छिपा के रखेंगे तो घाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार मन में कोई परेशानी है, मन में दिक्कत है, कोई भी टेंशन परेशानी कुछ भी हो सकता है, तो उसको जितना ज्यादा छिपाएंगे उतनी ज्यादा वो समस्या बढ़ती जाएगी। तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है इस मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कि कोई भी परेशानी हो तो आप बात करें। बात उनसे करें जो आपके विश्वास पात्र हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनसे जरूर अपनी मनोस्थिति का बखान करें, उनको बताएं जरूर, और सुने, दूसरों की भी सुने, क्योंकि कोई भी आपको भी बताएगा ना। आप तो घरों में जाती हैं तो बहुत सी महिलाएं तो अपनी दुखों की जो गठरी है वो खोल के बैठ जाती है, वो सुनाने लगती है, तो फिर पता नहीं कब वो बंद हो। तो आप लोगों को सुनने की तो बहुत आदत है। तो देखो, मानसिक रोग सुनने से भी काफी हद तक ठीक होते हैं। लोगों को यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि उनको सुनने वाला ही नहीं है। सारे सुनाने वाले ही मिलते हैं, सुनने वाले तो कोई कोई होते हैं। तो इसीलिए मेरा और रामगोपाल सर का काम यही है, सुनना। हम पैसे लेकर के सुनते हैं, वो सुनाते हैं पैसे देकर के, हम पैसे लेकर के सुनते रहते हैं। ये हमारा काम होता है। सुनना
होता है बस 2-3 घंटे। कई बार तो रामगोपाल सर ने एक इंसान को 2.5 घंटे सुना। हाँ, हल्का हो गया। वो बीमारी होती है ना, कोई सुनता ही नहीं है उनको, सारे सुनाने वाले होते हैं, तो किसी को सुन लेना भी अच्छी बात है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि मानसिक रोग किस प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आप लोगों को कितना पता है वो एक बार आप बता दें, उसके बाद आप सवाल भी पूछिएगा। ये अपनी डिस्कशन है, मैं आपके लिए कोई अनजाना नहीं हूं, नया नहीं हूं, तो आप जरूर खुल के बात कीजिएगा। बात कई बार क्या है कि हम सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन आसपास वालों को पता ना चल जाए कि दूसरों को पता लग गया कि इसको ये भी परेशानी है, तो हम वो छिपा लेते हैं, पूछते ही नहीं है, फिर अकेले में बात करते हैं, या कई बार सोचते हैं कि नहीं चलो छोड़ ही देते हैं। तो आप जरूर पूछें, ये तो स्वस्थ इंसान की एक निशानी है। जैसे आपके हाथ पैर में दर्द हो, सिर दर्द हो, बुखार हो, या कोई और शरीर में दिक्कत हो, तो आप छुपाते हो। आप तो रिश्तेदारों को धक्के से फोन कर करके बताओगे कि मेरे आज ये दिक्कत है, बताते हैं ना। लेकिन मानसिक रोगों के क्षेत्र में हम उल्टा करते हैं कि दिक्कत होती है फिर भी नहीं बताते, और शरीर के रोगों के क्षेत्र में दिक्कत कम होती है बढ़ा चढ़ा करके और बताते हैं। तो आपने छिपाना नहीं है। किसी को भी समस्या हो सकती है, मुझे हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो मानसिक रोग होना पागलपन नहीं है, ये आम बात है, ये आम सी समस्या है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो इस क्षेत्र में बहुत से रोग हैं, तो सभी रोगों की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन कॉमन जो रोग ज्यादातर पाए जाते हैं या जिनसे मैं ज्यादा वास्ता रखता हूं, जिनको मैं ठीक करता हूं, उनके संबंध में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में आता है फोबिया रोग। ये नाम आपने शायद सुना होगा, डर लगना। फोबिया 420 तरह का हो सकता है। तो फोबिया क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी वस्तु से, स्थान से, व्यक्ति से इरैशनल डर, अर्थात डरने वाली बात नहीं है फिर भी हम डर रहे। जैसे कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, वो अंधेरे में नहीं जाएंगे। बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी ये पाया जाता है। जैसे शाम होगी अंदर बैठ जाएंगे, प्रकाश में रहेंगे, अकेले जाएंगे नहीं, तो ये फोबिया हो सकता है। और अकेले जाना पड़ जाए तो वो दूसरों को साथ लेकर के जाएंगे, तो ये फोबिया है। इसी प्रकार किसी को ऊंचाई से डर लगता है, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल जैसे जाएंगे तो उनको घबराहट होने लग जाएगी, उनको पसीना आ जाएगा, हाथों हथेलियों में पसीना आ जाएगा, मुंह सूख जाएगा, ऐसा उनको होने लग जाता है। तो ये हाइट का फोबिया है, ऊंचाई से डरना। इसके वैज्ञानिक नाम तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार कुत्तों से डरना भी डॉग फोबिया है कि कुछ लोग कुत्ता देख लें तो गली बदल लेते हैं, दूसरी गली में चले जाते हैं। कुत्ते ने भौंक दिया तो उनको लगेगा काट लिया, तो डरने लग जाते हैं। तो ये फोबिया में आ जाता है, और ये कई बार दूसरे रोग में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो आगे जानेंगे। तो कुछ लोग, कुछ महिला, जो कुत्ते से डरना ये महिलाओं में और पुरुषों में समान पाया जाता है, ये सभी दोनों ही डरते हैं। तो ये तो कोई भी ऐसा नहीं होगा सर जो डरे ना कुत्तों से। हाँ नहीं, डरना अलग बात है, काट ले तो इंजेक्शन लगवाना, वैक्सीन लगवाना वो नॉर्मल है। लेकिन कुत्ता सामने देख लिया तो घबरा जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीना आ जाना, मुंह सूख जाना, वो अब नॉर्मल है। वो फोबिया रोग में होता है कि आप सामान्य नहीं रहेंगे, फिर मुंह ऐसे, दूसरे बॉडी लैंग्वेज पूरी बदल जाती है, और वो भाग लेते हैं। कुत्ता दिखा उनके सामने तो वो उसके आगे भागेंगे, और गाड़ी में जा रहे हैं तो शीशे उठा लेंगे, या देखते रहेंगे कहीं कुत्ते ने काट तो नहीं लिया। वो कुत्ते को ढूंढते रहते हैं कि कुत्ता आसपास तो नहीं है, उनका पूरा ध्यान उसी कुत्ते पर होता है। तो ये फोबिया में आ जाता है। वैसे डरना तो कोई बुरी बात नहीं है, डर सबको लगता है, वो नॉर्मल है। एक डर होता है जिससे जितना डरना चाहिए उतना ही डर है, तो वो नॉर्मल है, उसमें डरने वाली उतनी बात नहीं है, फिर भी हमें कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है और हम असामान्य व्यवहार कर रहे हैं, वो फोबिया रोग हो जाता है। जैसे महिलाओं में एक रोग पाया जाता है, ये फोबिया का, लिजार्ड फोबिया, जिसे छिपकली से डर लगता है। तो छिपकली जहां से चली वो स्लैब को धो देंगे, या छिपकली जिस कमरे में हो उस कमरे में ही नहीं घुसेंगे, तो ये फोबिया है। तो एक बार एक पुरुष का फोन आया मेरे पास, वो कहते कि सर मेरी पत्नी को छिपकली से बहुत डर लगता है, तो अब मेरा काम क्या है घर में कि छिपकली को बाहर निकालना। पत्नी ने साफ बोल दिया है कि घर में एक ही प्राणी रहेगा, या तो मैं रहूंगी या छिपकली रहेगी। तो पति रोज छिपकलियों को बाहर निकाले।
और छिपकली दिख जाए तो वो आए तौबा लगा दे, और वो जहां जहां छिपकली चलती है वो धो देती है या साफ करती है, वो छिपकलियों को ढूंढती रहती है। तो ये रोग है। ऐसे कॉकरोच से डरना, सांप से डरना। अब आप कहोगे कि सांप से तो डर सबको लगता है। हाँ, सबको लगता है। सांप दिख जाए, सांप रियल में दिखा तो डरना नॉर्मल है। लेकिन जिनको स्नेक फोबिया होता है वो क्या करते हैं, वो हर जगह ऐसे देखेंगे, कुर्सी कोई इधर उधर से देखेंगे कि सांप तो ना हो, वो चलेंगे तो भी देखते रहेंगे। वो कपड़े भी जब रात को झाड़ेंगे या सोने के लिए बिस्तर लगाएंगे तो भी देखेंगे कि सांप ना हो। तो उनका पूरा फोकस उसी पर अटक जाता है, तब वो फोबिया बन जाता है। तो आप जितना सोशल मीडिया पर देख लेते हैं कि सांप जहरीला होता है, मर जाते हैं, तो इससे फोबिया भी बैठ जाता है, तो हमें बहुत अत्यधिक डर लगने लग जाता है। इस तरह से और बहुत सारे डर होते हैं, एक डर नहीं है, बहुत हजारों प्रकार के डर हो सकते हैं। तो ज्यादातर जो हम केस डील करते हैं उसमें यही आते हैं। जैसे कई बच्चों को एग्जाम से डर लगता है, एग्जाम फोबिया, किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, स्टेज फियर या स्टेज फोबिया, और बहुत से फियर होते हैं। भीड़ में कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, या एक क्लस्ट्रोफोबिया होता है, जो बंद स्थानों से डर लगना, कि लिफ्ट में नहीं जाएंगे, वो सीढ़ियों से चले जाएंगे 10वीं मंजिल तक, लेकिन लिफ्ट में नहीं जाएंगे। उनको लगता है कि लिफ्ट में चढ़ जाएंगे, कहीं लाइट चली जाए, बंद हो जाए तो मर जाएंगे, तो वो लिफ्ट में जाएंगे नहीं, अवॉइड करेंगे। तो फोबिया में अवॉइडेंस बहुत ज्यादा होती है, जिस चीज से डर लगता है उसके पास ही नहीं जाएंगे। तो ये फोबिया के लक्षण है, ये भी आसानी से ठीक हो जाता है। इसके बाद दूसरा रोग आता है ओसीडी, जिसे बोला जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये नाम आपने शायद नहीं सुना होगा। तो इसके सबसे ज्यादा केसेस मेरे पास और रामगोपाल सर के पास आते हैं। लगभग 5-6 हजार लोगों को ठीक किया होगा, और जब से मैंने यहाँ से गया हूँ इसी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो ये एक ऐसा रोग होता है कि कुछ लोग कुछ ये महिलाओं में ज्यादा होती है, जो मैं अभी ओसीडी की फॉर्म बता रहा हूँ, कि उनको लगता है कि हाथों में गंदगी है, दरवाजे के हैंडल को छुआ तो उनको लगा हाथ गंदा हो गया, तो वो बार बार हाथ धोएंगे, बार बार इतनी बार धोएंगे कि ये चमड़ी तक उतर जाती है, साबुन से 20-30 बार हाथ धोते रहते हैं। तो ये हाथ धोना भी ओसीडी का रोग है, जिसमें क्या करेंगे, वो दरवाजे को खोलेंगे तो ऐसे पैर से खोलेंगे, या नल को हाथ नहीं लगाएंगे, या नहाने जाएंगे तो 2-2 टैंकी तक खाली कर देते हैं। वो नहाते रहते हैं, कभी मग्गे को साफ कर दिया, कभी फर्श को धो लिया, जहां से छींटा गिरा उस छींटे वाले स्थान को धोने लग जाएंगे। बस ऐसे धोते ही रहते हैं, नहाते रहते हैं, हाथों को यहां तक धोते रहते हैं, ऐसे धोते रहते हैं। ये फोबिया तो सर डॉक्टर्स का दिया वो। हाँ, ये डॉक्टर ने ज्यादा दी है। तो और इस फोबिया को देने में कोरोना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो कोरोना से पहले मेरे पास फोन कम आते थे, लेकिन कोरोना के बाद इस रोग की रफ्तार बहुत बढ़ गई। अब इस रोग से संबंधित आते हैं, क्योंकि कोरोना तो चला गया, लेकिन ये रोग जरूर छोड़ गया। हाँ, तो कोरोना ने ओसीडी के केसेस हद से ज्यादा बढ़ा दिए। तो ओसीडी है ये धोना, बार बार सफाई करना। वो नहाने जाएंगे तो 2-2 घंटे तक नहाते ही रहते हैं, पानी तक वो टैंकी है ना वो खाली कर देते हैं, और घर में नहीं आ सकता इनके घर में कोई, क्योंकि इनके घर में कोई आ गया मेहमान, तो पहली बात तो वो मेहमान को बुलाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है मेहमान पता नहीं कहां से बैठ के आया होगा, वो गंदा होगा, तो पहली बात तो घर में आने ही नहीं देंगे। कुदरती आ भी जाए तो जहां वो बैठेगा सोफे पर या जिस बेड के ऊपर, उसके जाने के बाद उसको धो देंगे, उसको पूरा धो देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये ऐसे हैं जो मोबाइल को भी धो देते हैं, इसको भी पानी से धो देंगे, मोबाइल को भी, और पैसे को भी धो देते हैं, भी नोट है गंदे हैं, पैसे को धो देते हैं। तो एक बार एक फोन मेरे पास आया, पतिदेव कहते कि मैंने घर में पैसे ला करके रखे थे, पत्नी को ओसीडी है, तो उसने वो सारे पैसे ही धो दिए, या सामान को फेंक देंगे, कपड़े लगा कि ये गंदा हो गया उस कपड़े को फेंक देंगे, यूज ही नहीं करेंगे, या कोई शमशान घाट के आसपास से नहीं जाएंगे, उनको वो भी डर लगता है कि गंदे हो गए, तो नहाते रहते हैं, या मृत्यु जिसके घर में हो जाए उसके घर में नहीं जाएंगे, इन चीजों से भी उनको डर लगता है। बहुत प्रकार की इस ओसीडी के हजारों फॉर्म है, एक प्रकार की नहीं है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि हजारों प्रकार की है। कल एक महिला आई, उसको लगता था कि उधर से उसका पति बैठा, उसने पैर हिला दिया तो पैर के नीचे कचरा है और उसके कान में आ गया, और वो कान को धोती रहती है। हाँ, वो कान को धोती रहती है, तो बहुत बार धोती रहती है। ऐसे ही उसका काम हर बंदे को अलग अलग है। और ज्यादातर बहुत सी महिलाएं हैं जिनको लगता है कि ये पीरियड का ब्लड है, ये गंदा है, तो वो अशुद्ध हो गई, वो नहाती रहती हैं, धोती रहती हैं, पूजा रूम में नहीं जाएंगी, मंदिर में नहीं जाएंगी,
तो ये ओसीडी रोग का लक्षण है। गंदगी महसूस होना, वो उस दिन कुछ किसी चीज को देख लेंगी तो फिर वो नहाने चली जाती हैं, तो ये भी इसी रोग के अंतर्गत आता है। और वो भी साबुन भी लगाएंगे तो ऐसे है कि एक दिन में 2-2 3-3 साबुन खत्म कर देते हैं, और साबुन भी फिर गिनती से लगाएंगे, इधर से 3 बार, इधर से 4 बार, इधर से। झाग आया तो लगा साबुन है, झाग नहीं आया तो साबुन ही खराब है। और ये तो साबुन को भी साबुन से धो देते हैं कि साबुन को हाथ लगाया, अब गंदा हो गया, दूसरे साबुन से धोएंगे। तो ये ओसीडी रोग का लक्षण है। इस प्रकार की ओसीडी हजारों तरीके की हो सकती है, जिसमें कॉमन सी और बता देता हूं। कुछ लोग बार बार लोग को चेक करते रहते हैं, फोन को चेक करते रहते हैं, मैसेज किया डिलीट करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहीं गलत तो नहीं कर दिया, या पैसे बार बार चेक करते रहते हैं, अकाउंट चेक करते रहते हैं, दरवाजे की कुंडी, गैस सिलेंडर वो चेक करते रहते हैं बार बार। अब मैं एक दिन गाड़ी में बैठा था, देख रहा था, तो एक स्टूडियो वाला वो गेट लगा करके चला गया। उसके बाद उसने ऐसे ऐसे भी करके देखा, ताले को भी ऐसे ऐसे झटक के भी देखा। वो बैठा बाइक पे, फिर वापस आ गया, फिर ऐसे करने लगे, फिर गया, फिर वापस आ गया, फिर ऐसे करता रहा। मैंने कहा भाई समझ जाओ आपको ओसीडी है साहब। वो कहता क्या करूं, मेरे को तो लगता है कि ये खुला रह गया तो चोरी हो जाएगी। फिर कहता सर मैंने सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है, वो भी मैं फोन में देखता रहता हूँ। तो ये चेकिंग ओसीडी बोलते हैं इसे, वहम का रोग। विदेशी शब्द इसका है वहम का रोग। और इसके बाद भगवान के प्रति बुरे विचार आना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या धार्मिक चीजों के प्रति बुरे विचार आते हैं, गालियां मन में आती हैं, तोड़ने के विचार आते हैं। तो क्या करते कुछ लोग, जैसे मंदिर के पास ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हॉर्न बजाएंगे। तो ज्यादातर हमें लगता है कि वो बड़े धार्मिक लोग हैं, लेकिन उसमें से बहुत से तो रोगी होते हैं। उनको लगता है भगवान को धोख नहीं दी या प्रणाम नहीं किया तो भगवान बुरा कर देंगे, सजा दे देंगे, अब जो काम जा रहे हैं वो काम अच्छा नहीं होगा। तो वो कई बार क्या होता है, याद आ जाए कि अरे मंदिर छोड़ दिया, प्रणाम नहीं किया, हॉर्न नहीं बजाया, तो वो वापस आएंगे, वापस आके करके जाएंगे। तो ये भी ओसीडी रोग का लक्षण है, जिसे रिलीजियस ओसीडी कहा जाता है। इसी प्रकार और एक हार्म ओसीडी होती है, जिसमें नुकसान के विचार आते हैं कि किसी को थप्पड़ ना मार दें, तेज धार कोई चीज देख लें, चाकू, तो ऐसा लगने लग जाता है कि मार ना दें, कि चाकू खुद को ना मार दें, बच्चों को ना मार दें, किसी को फेंक ना दें। ऐसे उल्टे सीधे उनके मन में विचार आते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप विचार आएंगे, रुकेंगे नहीं। और विचार आने से घबराहट बढ़ जाएगी, वो घबरा जाएंगे, और फिर वो कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, तब जाकर के उनको शांति मिलेगी, रिलीफ मिलता है। तो ये है ओसीडी का रोग। इसमें और बहुत सारी किस्में हैं कि किसी काम को बार बार करना, डर के कारण करना, बार बार काम करने से शांति महसूस होना, ये ओसीडी का एक सर्कल होता है। तो इससे संबंधित आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसका जैसे एक रात को सोते हैं जब, जैसे कई बार सारी रात नींद तो जैसे आती है, आ जाती है, लेकिन जो भी जो चलती है ना वो सारी रात खत्म ही नहीं होती। हाँ, वो अलग रोग होता है। नींद आई। हाँ, उसका मैं बताता हूँ। ये कॉमन सा है, जिसे देसी भाषा में टेंशन कहते हैं, लेकिन इसे जो मनोवैज्ञानिक भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग, हम हद से ज्यादा सोच रहे हैं, तो जब बेड पर जाते हैं तो मन शांत नहीं है, वो दिन में क्या हुआ या आगे क्या होने वाला है, कुछ घटनाएं घट गई, उसके संबंध में वो अपने आप ही अचेतन मन है ना, हमारा मन है, उसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वो एक्टिव हो जाता है। और कई लोगों को नींद नहीं आती है, इसी वजह से ओवर थिंकिंग भी है, और नींद न आने की फिर दूसरी समस्या हो जाती है, जिसे इंसोमेनिया बोलते हैं। तो ये भी इसी मानसिक रोग का ही लक्षण है कि किसी को नींद नहीं आती है, दवा लें तो नींद आती है, वरना नींद आती नहीं है, तो वो भी मानसिक रोग है, नींद न आना भी। वरना नींद तो नेचुरल है, कुदरती अपने आप आती है, सबको आती है, लेकिन कईयों को आती नहीं है, टेंशन के कारण या कोई और मन में बात फंस जाती है, मन में कुछ ना कुछ अटक जाता है, वही चलने लग जाता है, ये ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके अलावा तो इसके अलावा एक मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं, घर पे अच्छा पढ़ लेते हैं, पर जब एग्जाम होता है, हाँ, तब वो आधे क्वेश्चन छोड़ आते हैं, वो ये बोलते हैं वहाँ पे मेरे को आया नहीं इसका आंसर, घर आके वही आंसर आ जाता है। हाँ। तो ये भी एक रोग है क्या? ये क्या है, इसमें ना उनको एंजाइटी है, वो हद से ज्यादा चिंता करते हैं, उनका मन रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि एग्जाम से पहले तो कोई स्ट्रेस नहीं है, दबाव नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। जैसे एग्जाम का प्रेशर होता है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है, तो जो याद है वो भी भूल जाते हैं, सब कुछ उनका गड़बड़ हो जाता है। तो ये एक सामान्य सी बात है, ये तो 1-2 सेशन में ठीक हो जाता है,
ये तो बहुत आसानी से ठीक होने वाली समस्या है। ये और समस्या बहुत ज्यादा है सर। है ज्यादा, लेकिन ये 1-2 सेशन में ये ऐसे तो रामगोपाल सर यही टिप्स बता देंगे, पर ना बात माने तो एक सेशन हिप्नोथेरेपी का कर देंगे, उससे ठीक हो जाएगी। सर ये मेरे खुद को थी ये प्रॉब्लम। हाँ। जब मैं पढ़ती थी ना, हाँ। जैसे क्लास में बहुत ज्यादा सही है, हाँ। बट पेपर में एग्जाम में इतने मार्क्स नहीं आते। अच्छा अच्छा। ये एक दिक्कत मेरी गुड़िया को है। हाँ तो मेरे को तो ऐसे लगता था कि वैसे ही मान लो ये छोड़ आती है या हाँ हाँ जल्दबाजी करती है पेपर हाँ, वो जल्दबाजी ना स्ट्रेस के कारण होता है, एंजाइटी है, वो एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पाती है। मेरे को बोला कि ये मेरे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, आते हैं। मैंने वहाँ पे किए ना, कहते मैंने कम से कम 10 प्रकार से वो फॉर्मूले लगा के वो निकाले क्वेश्चन, नहीं निकले। घर पे आते हैं क्वेश्चन। हाँ, वो सब कुछ आ जाता है ना, उस समय क्या है कि मन में सीखा हुआ है वो याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। जैसे कोई एकदम से जैसे आप भी एग्जाम देते हो तो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती, तो उसको वो सीखना। मैंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाना ही ठीक है, तो करते हो हाँ तो अभी हाँ तो अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर मैं डिप्रेशन के बारे में बताता हूँ, फिर एक डेमो आपकी सारी समस्याओं के निवारण के लिए, ठीक है।